आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अभी भारत पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसी टीवी चैनल में जो है मुझे आने का मौका मिला। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नमस्कार। जी। आज का पाकिस्तान, आपका जन्म होता है वहाँ से इस्लामाबाद में। आप इस्लामाबाद से निकलकर भारत के आर्मी, जो एक बहुत ही मजबूत आर्मी मानी जाती है पूरी दुनिया में, आप सेवा देने के लिए आते हैं। सबसे पहले ये हमारा आपसे सवाल रहेगा, आप क्या सोच कर आर्मी में प्रवेश किए कि भारत की सेवा करने के लिए निकलते हैं, जबकि ये बहुत खतरनाक क्षेत्र है, लोग अपने जान की भी परवाह नहीं करते हैं। उसी क्या होता है कि जब एक बच्चा एजुकेशन हासिल करता है, हम लोग जब छोटे थे तब हमें यही सिखाया जाता था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने पंथ कैसे एस्टैब्लिश किया, गुरु नानक जी ने कैसे वो किया। रामायण हमारे घर में, महाभारत जो है वो आम पढ़ी जाती थी, रोज रोज कथा होती थी, हमारे माता जी जो है वो पढ़ सुनाते थे। तो इन सब कहानियों को सुनकर, रामायण को सुनकर हम लोगों ने ये सीखा है बचपन से कि हमें देशभक्ति जो है, देश की सेवा जो है वो करना, उससे बड़ा जो है और कोई चीज नहीं है जिंदगी में। इस वजह से मैंने जो है वो फौज की नौकरी जो है की थी। फौज की नौकरी जो है वो कोई भी जो है वो दो पैसे कमाने के लिए नहीं करता है। मैंने जो फौज की नौकरी ज्वाइन की थी उस टाइम हमारी तनख्वाह जो है बहुत कम होती थी। हम लोग सोचते भी नहीं थे कि तनख्वाह मिलेगी या न मिलेगी या कितनी मिलेगी। तो 1900 जी, हाँ, 1947 भारत आज़ाद होता है। आप उस समय बहुत छोटे रहे होंगे। क्या आपको कोई उस समय का दृश्य याद आ रहा है कि एक जो दो देश हैं 1946-47 के बीच में अलग हो रहे हैं, और हमारा जहाँ जन्म हुआ रहा है वो हमसे छूट रहा है अब? क्या आपको कुछ याद है उस दृश्य? मैंने जो 1942 में मेरा जन्म हुआ है, और जब 3 साल का मैं था, 4 साल का था, 5 साल का था, और जब हम लोग पाकिस्तान से, ये रावलपिंडी से इंडिया की तरफ पार्टीशन में मूव हुए, तब से जो है जो भी चीजें हुई हैं, वो एक बच्चे को आप ऐसा मत समझिए कि वो कोई मेमोरी नहीं होती। सब कुछ होता है। हमने सारी कुछ देखी है। हमने देखा है कि ट्रेन्स, हमारे से पहले 5 ट्रेन्स की जो है वो हत्या की गई थी। लाशें देखी हैं, रेप्स देखे हैं, और खूना खून जो है वो देखा है बहुत तरफ। ये नहीं कि हिंदुस्तान की तरफ ही था या पाकिस्तान की तरफ, दोनों तरफ जो है वो। जब हम दिल्ली आए तो वहां भी यही हाल था कि पाकिस्तानी लाशें थी। और और ये सब जो है वो पॉलिटिकल मूव थी। अब जाके समय ने बताया है, और मुझे ये बड़ा दुख होता है कहते हुए कि हिस्ट्री ने ये बताया है कि गांधी जी भी जो है एक मुसलमान थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों को जो है जिना के साथ मिलकर ज्यादा वो किए थे। आज भी जो है कांग्रेस वो मुसलमानों के हक में ज्यादा है और हिंदुस्तानियों के, हिंदुत्व के अगेंस्ट है। ये गलत बात है, लेकिन ये जो बात है वो सही है बिल्कुल। सच क्या है? सच अगर जानना चाहें, क्या है? सच ये है कि हमारा हिंदुस्तान एक था। हम हिंदुस्तानी होकर फाइट करते थे। हम ये नहीं कि हिंदू या मुसलमान होकर फाइट कर रहे हैं आपस में। हम अपने देश की जो है वो फ्रीडम, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी जो है उसको सेव करने के लिए हमने देश के लिए सेवा करने का सोचा था। बिल्कुल। आज भारत में हिंदू और मुस्लिम बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को एक करने की बात करते हैं। आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक का आगे भी करते ही रहेंगे। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें एक पाकिस्तान का भी निर्माण करना पड़ा और वो हमसे अलग हो गया? हम क्यों एक नहीं रह पाए? जैसे ये पाकिस्तान का जो निर्णय लिया गया, मेरे हिसाब से ये गलत था।
ये जिन्ना साहब की जो है साजिश थी, अंग्रेजों की साजिश थी। और मैं ये कहूंगा आज, चाहे वो राइट समझे या रॉन्ग समझे, गांधी जी ने भी जो किया था वो गलत था। काश कि हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस या हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर हमारे ताकत में होते तो ये बातें नहीं होती जो आज हो रही हैं हिंदुस्तान में। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उल्टे तरीके से हो रही है। कांग्रेस में कभी नेहरू को वोट नहीं मिला था प्राइम मिनिस्टर बनने का, वल्लभ भाई पटेल जी को मिला था, लेकिन गांधी जी ने, क्योंकि वो भी मुसलमान थे, जो कि आज पता चल रहा है हमें इतने सालों बाद। देखो सर, वो चुनाव जो है 1952 में होता है, उससे पहले सरदार पटेल की स्वर्गवास हो जाते हैं। यू सी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं, जब प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होनी चाहिए थी 47 में, उस टाइम जो है वो उनको वोट नहीं मिला था, सिर्फ एक वोट मिला था बस। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वो 14 लोगों ने कहा था कि इनको हमारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने ना कर दी और नेहरू जी को बनाया है। वो गलत बात थी। समय आता है 1959 का, आप एक आर्मी की तरफ अपना रुझान बढ़ाते हैं और आपकी नियुक्ति आर्मी में होती है, भारतीय सेना में। क्या अनुभव रहा था आपके पहले, जिस दिन आपकी नियुक्ति हुई थी, आपने पहली बार कदम रखा था भारतीय सेना, भारतीय सीमा पर, क्या अनुभव था आपका? कि मेरा जो है वो ये था कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, इंडिया की रक्षा करनी है, चाहे मेरा दुश्मन पाकिस्तानी है या मेरा दुश्मन चाइनीज है या मेरा दुश्मन कोई और है। और ये नहीं कि हमने लड़ाई जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की देखी है, हमने इंटरनल सिक्योरिटीज में भी जो है हिस्सा लिया है। जब असम में, पंजाबी सूबा में, JNK बॉर्डर में, जब अंदरूनी, और ये क्या कहते हैं अपनी नागालैंड, मिजोरम, इनकी जब हमने देखी है इंटरनल इंसर्जेंसी, उनके साथ भी जो है हम लड़े हैं। पूरे देश के कोई भी जो है हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर शायद मैंने नौकरी ना की हो। ये जो मेरी जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये सभी जो है वो कहने को छोटे छोटे हैं, लेकिन सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, JNK, ये सारे जो है वो छोटे छोटे हैं, लेकिन वहां पर नौकरी की हुई है हमने। हमें पता है कि कौन सी चीज जो है कैसे उसकी रक्षा करनी है। और ये जो डिसइंटीग्रेशन करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, उसको रोक के देश को एक रखना है। जी, 1962 में, आप 1965 में ज्वाइन करते हैं एनडीए, और एनडीए 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 62 में आप निकलते हैं वहाँ से, और 62 में ही चाइना वार हो जाता है। 62 में दिसंबर 11 को हमारी कमीशन होती है, लेकिन नवंबर में ही जो है वो चाइनीज की लड़ाई खत्म हो जाती है। तो आपके हाथ से एक सौभाग्य निकल गया है जी, आपके हाथ हम से निकल हमारा गया। हमारा जो है मुद्दा था कि हमें मौका मिलता कि हम पाकिस्तानियों और चाइनीज के साथ जाके लड़ाई लड़ते, लेकिन उस टाइम में हमारी फौज की प्रिपेयर्डनेस स्टेज इतनी गंदी थी, प्लानिंग इतनी गंदी थी, हायर डायरेक्शन इतना गंदा था कि अच्छा ही हुआ कि हम नहीं गए लड़ाई में। जी सर। अच्छा, और मेरा बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर समय पर जब भी मौका मिला, नेहरू जी ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया, इंदिरा गांधी जी ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया, लेकिन फील्ड मार्शल मैनेक शॉ, जिनकी वजह से ये देश जो है वो 1971 वॉर जीता गया, उनको भारत रत्न क्यों नहीं मिला?
उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिली, उनको पेंशन क्यों नहीं मिली? 5 सालों बाद जो है वो अबुल कलाम आज़ाद ने जाकर हॉस्पिटल में उनको जाके उनकी पेंशन और वो उसका चेक कुछ 1 करोड़ कुछ बनता था वो दिया जाके। इतनी बेइज्जती की थी। और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, 1971 में सक्सेस हासिल की, लेकिन फौज को क्या दिया? हमारी पेंशन जो है वो नौकरी के टाइम से 70% हुआ करती थी। जो आज हमारी तनख्वाह है उसका 70% हमारी पेंशन हुआ करती। क्यों? क्योंकि हम लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं। एक जवान 14 साल नौकरी करके रिटायर हो जाता है, एक अफसर 52 साल की उम्र में जो है वो रिटायर हो जाता है। तो इसलिए हमारी जो पेंशन थी वो ज्यादा थी। आईएएस जो है उनकी पेंशन सिर्फ 25% थी। क्यों? क्योंकि वो लोग 58, 59, 60 साल तक की नौकरी करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी ने रैशनलाइजेशन करने के लिए हमारी पेंशनें जो है वो 70 से रिड्यूस करके 50 कर दी, और जो आईएएस और दूसरी सिविल सर्विसेज हैं उनकी पेंशन 25 से बढ़ाकर 50 कर दी। उनको एनएफयू मिल रहा है, हमारा औरॉप भी नहीं मिल रहा है, उनको औरॉप मिल रहा है। औरॉप के जो कंसीवर्स हैं 1972 से पहले पहले फौज को औरॉप मिलता था, लेकिन वो इंदिरा गांधी जी ने बंद कर दिया, बाकियों को देना शुरू कर दिया, हमें देना नहीं शुरू कर, जिस उसकी वजह से जो है वो हमारे जवानों को, वीर जवानियों को और लेडीज को जो है वो जंतर मंतर में बैठना पड़ा था। बिल्कुल। भारतीय सेना में राजनीति का कितना कदम होता है, यानी जो हस्तक्षेप होता है डायरेक्ट, कितना होता है, अगर जो सीधी बात करें? यू सी, जब तक हम फौज में रहते हैं हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि फौज में वी हैव नो फंडामेंटल राइट्स। देयर इज नो राइट टू स्पीच, देयर इज नो राइट टू फ्रीडम, देयर इज नो राइट टू स्ट्राइक, देयर इज नो राइट टू गो टू प्रेस। आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आई एम नॉट कमिंग अंडर द आर्मी एक्ट। आर्मी एक्ट 1950 एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बना था, और ये जो एक्ट है ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, उनके लिए था। डेमोक्रेसी में ये लागू नहीं होने चाहिए। ये मेरी किताब में जो है वो उसका पूरा एक चैप्टर है कि आज भी जो है वो इंडियन आर्मी एक्ट जो है वो फॉलो किया जा रहा है। थोड़ी अमेंडमेंट उसमें ज़रूर हुई है, लेकिन वो पूरी तरह से जो है हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली है। और आईएएस सड़कों पर उतर आई थी अपनी मांगे पूरी करने के लिए, लेकिन आज तक जो है फौज ने कभी ऐसा नहीं किया। रिटायरमेंट होने के बाद यस, फौज के टाइम में नहीं। जी। तो ये इस वजह से हुआ क्योंकि आर्मी एक्ट जो है वो बड़ा डैमेजिंग एक्ट है और वो पुराने जमाने का एक्ट है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर आपने एक्ट की बात कर दी, तो जो हमारा भारतीय संविधान है जो नागरिकों के लिए लागू होता है और आर्मी के लिए अलग लागू होता है। आर्मी का अलग जो है एक्ट है। आर्मी के लिए जो है वो काफी जो है फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, वो आर्मी में जवानों को, ऑफिसर्स को, किसी को नहीं मिलती है, विच इज रॉन्ग। एक डेमोक्रेसी में वो नहीं होना चाहिए, और मैंने ये बिना किसी के डर के ये लिखी है। इसीलिए मेरी किताब का जो टाइटल है वो है पंगेबाज। बड़ा मैंने दिलचस्प 5 बार है। अपनी नौकरी में रिजाइन किया है, 5 बार रिजाइन किया है, एक बार नहीं। जी, क्या घटना थी? बड़ा दिलचस्प बात बता रहे हैं आप, 5 बार रिजाइन। उसे ये इतनी लंबी कहानियां हैं कि वो उसके लिए मुझे 452 पेजेस लगाने शुरू है। वो ये किताब पढ़ने से ही पता चलेंगी। अच्छा, जो 5 बार रिजाइन है, इसका कारण क्या, राजनीतिक कारण था या फिर नो कोई? नो 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 नो, जब भी किसी टाइम भी किसी ने भी, इफ माय
integrity, self-respect, and honor has been attacked. I have resigned. सबसे पहली मेरी जो रेजिग्नेशन थी 8 महीने की नौकरी में थी, तब सैम मैनेकशॉ हमारे कोर कमांडर थे। तो मेरी जो है वो, मैं कप्तान था, मेरी तोपों ने गलत फायर कर दिया था। सबने कहा था कि ये किसी हवलदार को या फलाने को जो है वो अरेस्ट कर दो, ताकि बहुत बड़े बड़े आर्मी चीफ से लेके डिफेंस मिनिस्टर और ये वो सारे वो अटेंड कर रहे थे, लाइव फायरिंग हो रही थी। जब वो मेरी गन पोजीशन में आए और कहने लगे कि जल्दी जल्दी अरेस्ट करो, मैंने कहा कोई किसी का माई बाप हाथ नहीं लगाएगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, किसी का फॉल्ट नहीं है, आप चेक कर लीजिए। फॉल्ट नहीं था, स्टैंड फास्ट हो चुका था, हम लोग जैसे गने हैं वैसे रखी हुई थी। लेकिन 3 दिन लगातार सैम मैनेकशॉ साहब ने जो है वो सारे टेक्नीशियन जो है वो अलग अलग ऑर्डिनेंस डिपो से बाय एयर वहाँ पर पहुँचाए। उन्होंने दिन रात जो है वो रिसर्च की, उनको कोई गलती नहीं लगी, नो ह्यूमन एरर, नो टेक्निकल एरर। और मैंने जब इन्होंने कहा कि मैं अरेस्ट करना चाहता हूँ, मैंने कहा अगर आपने अरेस्ट करना है तो ये रहा मेरी एपलेट, ये रही मेरी बेल्ट, मैं अभी जाके अपने टेंट में जा रहा हूँ, आपने जिसको अरेस्ट करना है वो कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं हूं कोई माई बाप का लाई जो है वो किसी को अरेस्ट नहीं करेगा जी। और मैंने रिजाइन किया था, मैंने राइटिंग में रेजिग्नेशन दी थी। जबकि 4 दिनों बाद जब पता चला कि हमारा कोई कसूर नहीं था, हमारी जो गनें थी, मेरी बैटरी की जो गनें थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पहले की थी, जो दूसरी 2 बैटरियां थी उनकी जो गनें थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की मैन्युफैक्चर की हुई थी। मेरे जो गनों के जो ट्रूनियंस हैं उनकी पैकिंग जो है वो फायर कर कर के जो है वो घिस गई थी, तो उसकी वजह से वो सारे गलत फायर कर रहे थे। तो जब ये रिकवरी हुई तो भरी महफिल में सभी ऑफिसर्स, जवानों, पूरे 4 कोर के जवानों के सामने सैम मैनेकशॉ ने प्रेज की थी कि इस बहादुर यंग कैप्टन की वजह से हम सबकी जो है इज्जत बच गई है, क्योंकि ये सही था, हम गलत थे। और इन्होंने जो रेजिग्नेशन दी थी, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये अपनी रेजिग्नेशन वापस लें, और जो ये हंगर स्ट्राइक में थे अपना हंगर स्ट्राइक भी तोड़ें और आकर मेस में जाके हमारे साथ रोटी खाएं। जी। तब जाके मैंने ये तोड़ा था अपना। 19वीं सदी के अर्ध शताब्दी में यानी 1950 में 3 देश का उदय होता है। एक कहने की बात है, चाइना, भारत और पाकिस्तान। चाइना आज भारत से बहुत आगे निकल गया, पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे चला गया, भीख मांग रहा है, कटोरे के कगार पे आ गया, और भारत ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। कैसे देख रहे हैं और कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि चाइना बहुत आगे निकल गया, हिंदुस्तान से ये कहना गलत है। अभी भी काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि इंडिया जो है, एक देश की आजादी कब हुई है, एक देश जो है खुद मुख्तियारी कब से कर रहा है वो देखना है, और उनकी जो है वो टोटल पॉपुलेशन देखनी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में जो उनका मुद्दा है वो करप्शन है, उसमें कोई 2 राय नहीं है। आज भी जो हमारे देश में मुसलमान हैं, मुझे कहते हुए बड़ी शर्म आती है कि वो आज भी रिफ्यूजी बने हुए हैं, उनको फ्री बीस चाहिए, मुफ्त में राशन चाहिए, मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो छोटे कामों में ही लगे हुए हैं। हम भी रिफ्यूजी थे भैया, हम भी पाकिस्तान से
वहां गए थे, हमारे पास भी जो है वो 1000-2000 से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज जो है वो जो रेफ्यूजी हैं वो करोड़ोंपति नहीं अरबोंपति बने हुए हैं, और उन्होंने लाखों लोगों को जो है वो नौकरियां दी हैं। तो बहुत फर्क है। लेकिन भारत की जनता फ्री की राशन ले रही है। और जो मोदी जी के राज में जो तरक्की भारत देश ने की है वो पिछले 60 सालों 70 सालों में नहीं की गई। क्यों? कि करप्शन अपने जेब भरती रही, देश जो है उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया। जी, आप करप्शन की बात किए, मैं एक शब्द ले लेता हूँ, नोटबंदी होती है भारत में। आप हाँ, भी परिचित होंगे, आप भी कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे थोड़े नोट बदलने में। हाँ। आरबीआई का डाटा है 99.9% पैसा वापस आ गया। हम्म। हम कैसे माने करप्शन हट गया, जबकि बहुत से ऐसे पैसे थे करोड़ों अरबों जो इनलीगल थे। ये एक बात आप याद रखिए कि जितने मर्जी हम मेजर्स कर लें, जी। चोर एक ऐसा चीज आदमी है जो कि रूल बाद में बनते हैं, उनका उल्लंघन कैसे करना है वो 10 तरीके वो पहले से ढूंढ के रख लेता है। तो नोटबंदी जो है वो एक बहुत सही कदम था, बहुत बहुत सही कदम था। अगर नोटबंदी ना होता तो ये पाकिस्तान की जो सिचुएशन ऐसी क्यों आई है? क्योंकि दे वे सेलिंग ओनली इंडियन करेंसी। हमारी इंडिया की जो करेंसी थी उसको बेच बेच के जो है वो नकली जो जाली बनाकर ट्रकों के ट्रकों लोड जो है ये इनके महीने में बनते थे, और उसकी वजह से जो है ये आतंकवादियों को, जो देशद्रोही हैं उनको जो है उत्साह मिलता था। और वो सब बंद करा दिया मोदी जी ने। और कांग्रेस वाले तो नेचुरली कहेंगे ही कि भैया देखो ये मोदी जी ने बहुत काम गलत किया है। हर एक चीज जो है वो, चाहे वो फ्रांस से हमने एयरक्राफ्ट लिए हो, फाइटर्स एयरक्राफ्ट लिए हो, लेकिन राहुल गांधी जी जरूर कहेंगे कि मोदी जी चोर हैं। अब मोदी जी चोर अगर होते तो आज जो है देश में हर एक चीज जो है वो न सिर्फ इंपोर्ट हुई है बल्कि देश में मैन्युफैक्चर होनी शुरू हो गई है। अरबों रुपए की जो चीजें हैं वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उल्टा बाहर इंपोर्ट करने के बजाय मैन्युफैक्चर करके इंडिया में बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इस वजह से है। दिल्ली में क्यों कम हो गए हैं अभी? महिंद्रा जी ने, आनंद जी ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली में हमें कोई तकलीफ नहीं होती आजकल काम करने में। क्यों? क्योंकि वहां कोई करप्शन नहीं है। और पहले जो है वो करप्शन जो, और मैं ये नहीं कहूंगा कि करप्शन बिल्कुल खत्म हो गई है। कुछ जगह में निजी स्तर पर जो है वो करप्शन है, वो गलत है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो, अगर उसी, आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये हमारे देश में करप्शन क्यों करते हैं पॉलिटिकल? उसका वजह है कि ये कि 200 सालों तक हिंदुस्तान जो है वो गुलाम रहा है, चाहे वो मुगलों का था या वो अंग्रेजों का था या किसी और का था। और उस वजह से स्टेबिलिटी जो है, एक फैमिली की जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसलिए जब आजादी मिली तो लोगों ने ये कहा कि भाई जितना पैसा मिलता है बटोर लो, अगली 7 पुश्तों के लिए बना लो, पता नहीं फिर क्या होगा, फिर कहीं वो हमारी फ्रीडम चली ना जाए। जी। इसलिए जो है वो करप्शन जो है वो, उसकी मेन मुद्दा जो है वो था पॉलिटिक्स। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हमें अनकरप्ट बनना है, हमारे देश को ये नहीं समझेगा, दृष्टिकोण नहीं बदली का कि हम अनकरप्ट हमें होना चाहिए, अनकरप्ट होना चाहिए टोटली।
तब तक देश नहीं सुधरेगा। जी। 1965 में पाकिस्तान की लड़ाई होती है। आपका एक वाक्य आपके पंगेबाज किताब में आ रहा है कि एक बार आप कुएं में जो है खून से नहा रहे थे। क्या था घटना? उसी 65 की लड़ाई के बाद जब मैंने 500 पाकिस्तानी ऑलरेडी अपनी तोपों से मार लिए थे, तो सुबह 7 बजे जो है मैंने अपने सेवादार से कहा था कि भाई राम सिंह, 12-13 दिन हुए हैं, मैं नहाया नहीं हूँ, ज़रा नहाने का बंदोबस्त करो। तो वहाँ पर पाकिस्तानी एरिया में जो है ठाठा डिलवा के एरिया में, जो कि इच्छुगल कैनाल से 200 गज दूर है, वो वेल्स थे जहाँ पर के पर्शियन व्हील लगे हुए थे। पर्शियन व्हील नीचे से ऊपर तक जो है वो घूमते हैं, और उसको घुमाने के लिए यहाँ पर बैल जो है वो चारों तरफ जाते हैं। तो उन्होंने वो जवानों की मदद से मुझे नीचे भेजा। तो जैसे ही मैं नहाने लगा, तो 1 मिनट के अंदर अंदर मैंने फौरन कहा कि राम सिंह ऊपर खींचो। तो उसने कहा भाई क्यों, क्या बात है साहब? तो मैंने कहा देखो राम सिंह, बहुत बदबू आ रही है, और चारों तरफ जो है वो पानी जो है वो लाल रंग का है। तो उन्होंने जब मुझे ऊपर खींचा, तो 15-16 फुट जाने के बाद मैं धड़ाम से फिर नीचे गिर गया। तब मुझे पता चला कि मैं अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, मेरी जो लेफ्ट आर्म थी वो एक लक्कड़ की तरह थी, क्योंकि वो 3.5-4 महीने जो है वो प्लस्तर में थी। तो जब मुझे वो ऊपर ले गए, दोबारा 2 आदमी और आके खींच के ले गए, तो उस वेल में से हमने 7 डेड बॉडीज पाकिस्तानियों की निकाली। वो ऐसे बुजदिल लोग थे, ऐसे गलीज लोग थे कि वो अपने कॉमरेड्स की जो है लाशें भी वापस नहीं ले जा पाए, और इतने गंदे आदमी हैं वो चाहते थे कि हम लोग उनका वेल का पानी भी ना पिए, तो इसलिए वो अपनी लाशें वहां फेंक गए। लेकिन बाय डिफॉल्ट, नॉट बाय डिजाइन, मैं फख्र के साथ आज कहता हूं कि मैंने न सिर्फ पाकिस्तानी मारे हैं, बल्कि उनके खून में मैं रंगा हूं, नहाया हूं। सारा मेरा बदन जो है वो खून से भरा हुआ था, और वो किसका खून था? पाकिस्तान का खून था, पाकिस्तानियों का खून था। और मुझे बड़ा फख्र है कि मुझे ये मौका मिला, और लड़ाई में जो है मैंने ऐसा काम किया अपने देश के लिए। जी। भारत की भारतीय सेना दुनिया में हर जगह सम्मान की नज़र से देखी जाती है, वही पाकिस्तान में हर जगह उनकी सेना क्या कहते हैं, आतंकवादी की नज़र से देखी जाती है। क्या कारण है? अगर जो हम एक कारण का उल्लेख करें तो क्या धर्म के नाम पर बना देश उसका एक मुख्य कारण है, जो वहाँ पे बताया जाता है आप जाइए भारतीय सेना को मारिए आपको जन्नत नसीब होगा। क्या मान सकते हैं इसका कारण हम? मेरा ये मानना है कि जब तक मोदी जी राज में नहीं थे, हम हिंदुस्तानियों की भी कोई खास इज्जत नहीं थी बाहर। जब से मोदी जी गए हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, हर एक देश जो है वो जानता है कि भारतवासी जो है वो आतंकवादी नहीं है, वो एक डेवलपमेंटल कंट्री है, पेट्रियोटिक नेशन है, नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है, अनकरप्ट गवर्नमेंट है। और जहां भी पाकिस्तानी जाएगा कोई फॉरेन में, वो कहेंगे जी आप जरा दूर। और आज आपको मैं बता दूं कि पहले क्या होता था कि मेड इन चाइना को बहुत लोग सुंदर समझते थे। आज लोग देखते हैं कि मेड इन इंडिया का वो लेबल है कि नहीं भाई। चाइना तक ने जो है अपना लेबल बनाना बंद कर दिया है। चाइना ने जो है मेड इन चाइना नहीं लिखता है वो आज। तो इसलिए बहुत फर्क आ गया है पूरे देश में, तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। जितनी इज्जत आज भारत देश की है, उतनी अमेरिका की, रशिया की, किसी भी जगह में कोई लड़ाई लड़ रहे हो, सबसे ज्यादा वो इज्जत मानते हैं भारत को। भारत की राय ली जाती है कि जी आप क्या समझते हैं इसमें क्या होना चाहिए, मोदी जी आप बताइए कि इसका क्या
जो है वो जजमेंट होनी चाहिए। जी, बात कर लेते हैं अग्निवीर की। बहुत ही चर्चित विषय है पूरे भारत में, और हर बच्चों का सपना होता है कि हम आर्मी में जाएं, देश की सेवा करें। लेकिन वही बच्चे कहीं ना कहीं इस फैसले से नाखुश हैं कि अग्निवीर नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अग्निवीर जो स्टेप लिया गया था, ये बहुत समझदारी से लिया गया था। इसको सिर्फ पॉलिटिकली अपोज किया गया है, प्रोपेगेंडा किया गया है अगेंस्ट दिस। यहां तक कि खुद अग्निवीर जो है वो भी कहना शुरू कर दिए हैं कि ऐसा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई अग्निवीर आज ऐसा नहीं है जिसमें कि डिसिप्लिन नहीं इनकलकेट हो, जिसमें कि अनकरप्शन नहीं हो, नेशनलिस्टिक स्पिरिट नहीं हो, पेट्रियाटिज्म नहीं हो। अगर एक अग्निवीर 4 साल में ये पेट्रियाटिज्म वगैरह भी सीख जाता है और देश की सेवा करना सीख जाता है, तो मैं मानूंगा कि अग्निवीर जो है वो और इकोनॉमिकली ऑल्सो, फाइनेंशियली ऑल्सो उनको नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है। तो ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन जो लोगों का है वो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं उसके टोटली अगेंस्ट हूं। जी, अग्निवीर का बच्चा अग्निवीर के माध्यम से जाता है सेना में, ईमानदार बनता है, बहुत बलवान बनता है, बहुत साहसी बनता है, सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ से वो फिर निकल के आता है भारतीय समाज में। भारतीय समाज में किसी सरकारी दफ्तर में जाता है अपना किसी कार्य को करवाने के लिए। वहाँ पे खड़ा होता है, उससे बात होता है कि काम करिए, आप मुझे 1,000 रुपया दीजिए तब मैं इस काम को करूँगा, अन्यथा आप जाइए। कहाँ से वो फिर उसकी ईमानदारी को किस रूप में वो अपना प्रयोग करेगा वो? देखिए, अग्निवार जब बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, वो खुद करप्ट नहीं है। अगर वो जी सिस्टम बिल्कुल। सिस्टम के लोअर लोगों में करप्शन है तो उसमें होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी वो चाहेगी कि भैया हमें अग्निवीर वाला बंदा चाहिए, बजाय ये कि हमें रॉ बंदा मिल जाए, हमें अनट्रेन्ड बंदा मिल जाए, अनडिसिप्लिन बंदा मिल जाए, अनकरप्ट बंदा मिल जाए। जी, ये वो बिल्कुल। आपके आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए कोई एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं छोटे छोटे। उसमें प्रश्न बहुत ही साधारण पूछ लिए जाते हैं। मैं ये उदाहरण ले लें तो भारत में कहाँ कौन से सड़क कहाँ पे है, भारत के पिछले प्रधानमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ना जाने क्या क्या। या फिर फिजिक्स से उठा ले तो ये लॉ कहाँ रहता है, ना जाने क्या क्या। उसमें आर्मी में सिलेक्ट होने के बाद भी उसमें क्या भूमिका होगी उस सवालों का, जब वो नियुक्त होके जाएगा काम करने के लिए? उसी एक हम एक बात। बलवान, हम एक अगर जो सजेशन मैं देना चाहूँगा, हो सकता है गलत है, उसमें बलवान हमें ढूंढना चाहिए। बच्चे आसानी से काम कर सके, उसमें उनके पास इतने सक्षम हो, बुद्धि हो कि ताकि हर एक चीज़ को पहचान सके। हम ऐसे सवालों से क्यों उनसे पूछते हैं जिसका उनमें कोई रोल ही नहीं है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मैंने भी फौज ज्वाइन की थी जी। तो मैंने सोचा था कि भाई अभी पढ़ाई लिखाई बंद है, अब जो पढ़ाई लिखाई हमने कर दी, मैट्रिकुलेशन कर दी, बहुत है। लेकिन बड़े फख्र के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि फौज में ट्रेनिंग, एडवांसमेंट खत्म ही नहीं होती है। हर एक स्टेज पर हमें एक एग्जाम पास करना पड़ता है अगली स्टेज में जाने के लिए, अगले रैंक में जाने के लिए हमें स्टेप पास करना जी, चाहता। सवाल भी हमारा वही है कि अगले स्टेप में जाने के लिए हमें आर्मी से रिलेटिव सवाल पूछा जाए, बच्चा वो पढ़े। हमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हम क्या करेंगे पढ़ के, हमारा क्या काम है आर्मी में? उसी आर्मी में ऑलराउंड ट्रेनिंग की जाती है। जी। एक पर्सनालिटी जो है वो सिर्फ आर्मी की नॉलेज के साथ नहीं चलती। हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि हमारे देश की इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिकल, सोशल और ये सब चीज़ें जो है उसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेज है। जी, आर्मी में वो कैसे प्रयोग लाएगा? मैं जान लिया सारी चीज़ें, मान लीजिए मैं नियुक्त हो रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को समझ लिया, मैं क्या करूँगा आर्मी में नियुक्त होने के बाद उन चीज़ों का? वो नॉलेज जो है वो आपको मदद देगी फॉर नॉट ओनली ड्यूरिंग योर सर्विस
but even after your service, it will be of help to you. ये ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में भी हमें सिखाया जाता है, क्योंकि बच्चों का सवाल होता अभी है। जब हम लोग स्टाफ कॉलेज करने जाते हैं, तो ये मत समझिए कि वहां पर हमें सिर्फ टैक्टिक्स या लड़ाई या स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाता है। हमें जियो पॉलिटिक्स और सिविलियन दिस थिंग, इकोनॉमिक अफेयर्स और पूरी दुनिया के बारे में जो है वो क्या हो रहा है, इंडियन ओशन में क्या चीजें हो रही हैं, फलानी जगह में क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब चीजें सिखाई जाती जी हैं। सर, वहाँ पे सिखाया जाए, समझ में आता है। पेपर में ये सारे सवालों को पूछा जाना, मुझे आपको नहीं लगता कहीं कहीं ऐसे नौजवान जो बहुत यंग हैं और बहुत बलवान हैं, बहुत बुद्धिमान भी हैं, हम उनको खो देते हैं, नहीं नियुक्ति हो पाती उनकी, क्योंकि ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते और वो पढ़ते हैं मजबूरी में। नहीं नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल। जो भी सवाल किए जाते हैं वो किस स्टेज पे लड़का एग्जामिन किया जा रहा है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। अब मैंने जब एनडीए का एग्जाम दिया था तो उस टाइम हमारा करंट अफेयर्स का था। हमें करंट अफेयर्स जो भी हैं देश के करंट अफेयर्स, चाहे वो साइंस में हो या फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या जहाँ भी एडवांसमेंट हो रही हो या वो पॉलिटिकल हो, वो हमें पता होना चाहिए। और जो देश का जवान है वो उसको पता होना चाहिए कि कल वो ऑफिसर बनने जा रहा है, वो कोई झाड़ू मारने नहीं जा रहा है। उसको पता होना चाहिए कि जियोपॉलिटिक्स क्या होती है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये बातें हैं। मैंने जब एमबीए कर लिया तो उस टाइम जो है मैंने ये प्रण किया था कि मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। इसलिए मैंने अपनी अपनी कंपनी खोली थी जिसका नाम था फाइनेंशियल डन, कर्नल सूरीज फाइनेंशियल डेन। तो मैं एक वहां पर फाइनेंशियल कंसल्टेंट था। एक इस किताब में भी वो आता है कि मनमोहन जी के साथ मेरा पंगा हुआ था एक पंजाब यूनिवर्सिटी के सेमिनार में। तो वो सेमिनार में मेरा पेपर जो था, एक यूज ऑफ आइडल गोल्ड फॉर नेशनल डेवलपमेंट, भी कबूल किया गया था। मैंने रिसर्च की थी, 6 महीने की रिसर्च करने के बाद वो पेपर मैंने फैकल्टी को सबमिट किया था, तो उन्होंने मेरा पेपर एक्सेप्ट किया था। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी अटेंड कर रहे हैं, जो कि उस समय ही वॉज एन अनएम्प्लॉयड यूथ, मनमोहन सिंह जी वॉज एन अनएम्प्लॉयड यूथ। न कांग्रेस ताकत में थी न कुछ थी, लेकिन लोगों को ये लगता था कि वो फाइनेंशियल जो है वो रिफॉर्म्स के पिता हैं, फादर ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो जब ये सेमिनार शुरू हुआ तो मुझे 40 मिनट्स के बदले उन्होंने कहा कि सूरी साहब आपको 7 मिनट मिलेंगे सिर्फ, अगर आपने लेक्चर देना है तो दीजिए, नहीं तो और बहुत लोग लाइन में खड़े हैं। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है 7 मिनट। तो मैंने सारे अपने नोट्स वगैरह इधर उधर पे, मैंने सबसे पहले जो शुरू किया था वो था ऑनरेबल एक्स प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन जी, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर आई वॉन्ट टू सबमिट कि आपने भी नेशनल डेवलपमेंट गोल्ड बॉन्ड्स की शुरुआत की थी। योर कॉन्सेप्ट वॉज वेरी नोबल, थॉट्स वे वेरी इफेक्टिव, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन जो है एंड साइकोलॉजी जो है, इट वॉज एब्सोल्युटली जीरो। You were not in a position to even meet the expenses of publishing or printing the bonds, leave aside national development. क्यों? कि आप समझते थे कि पेट्रियोटिज्म की वजह से लोग जो है वो अपना गोल्ड आपके पास डिपॉजिट करेंगे। जी पेट्रियोटिज्म की वजह से गोल्ड
डिपॉजिट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसमें जब तक आपको फायदा ना हो, मैंने कहा मेरी जो गोल्ड बॉन्ड्स की स्कीम है वो ये कहती है कि अगर मार्केट रेट 12% है इंटरेस्ट का, तो जो आदमी अपना गोल्ड मेरे को देगा उसको मैं 10% दूंगा 10 साल के लिए। जो आदमी 15 साल के लिए देता है उसको 12% दूंगा मैं। और वो 12% जो है वो 15 दिन के लिए, 15 सालों के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फॉर नेशनल डेवलपमेंट। जी बिल्कुल। और उसमें वो फिलॉसफी क्या है, जी मैंने कहा कि अभी आज का समय ऐसा है कि हमारा देश जो है वो एक इकोनॉमिक एनस्लेवमेंट में है। 26% of our GDP is being used for debt servicing. डेट सर्विसिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने लोगों से उधार लिए हुए हैं वर्ल्ड बैंक या आपके जो अमेरिकन से या इधर उधर से, तो उनका जो उधार लिया है वो उनका सिर्फ सूद जो है वो 26% ऑफ द जीडीपी है। जी और मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे हिसाब से 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो हर एक माई बाप का लाल जो है वो पैसा अपना निकालेगा, गोल्ड निकालेगा, और 4.5 लाख करोड़ रुपया जो मेरा है जमा हो जाएगा। उस समय 1998 में 4.5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा इन 4.5 लाख करोड़ में से 2.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो मैं डेट सर्विसिंग के बदले पूरा का पूरा लोन जो है वो वापस कर दूंगा, ताकि हम लोग अपना डिसीजन जो है वो खुद ले सके, हमें किसी के अधीन ना होना पड़े। हमें अमेरिका ये नहीं करे कि भैया तुम अगर ये नहीं करोगे तो तुमको और लोन नहीं मिलेगा। तो अभी जो है जब हमने लोन दे दिया उनका सारा कुछ, तो ये होगा कि हमारी मर्जी में जो आएगा जैसे हम आएगा वो करेंगे। बाकी का जो 2 लाख करोड़ है वो हम नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उसके अगले साल जो है वो न सिर्फ 2 लाख करोड़ बल्कि 4.5 लाख करोड़, और इसका मतलब है 6.5 लाख करोड़ जो है वो हमारा डेवलपमेंट में जाएगा। हमारे रोड्स बनेंगे, एयरपोर्ट्स बनेंगी, सी पोर्ट्स बनेंगी, एजुकेशन की तरक्की होगी, मेडिकल की तरक्की होगी, हर एक चीज में हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट होगी। और मैंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूं कि जो चीज मैं कह रहा हूं वो सही है। तो उस समय क्या हुआ था कि जब लंच टाइम हुआ तो सभी लोग कर्नल सूरी की जय, कर्नल सूरी की जय, क्योंकि वैसे भी मैं बहुत पॉपुलर था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मोदी अपना मनमोहन जी की तरफ कोई देखे भी ना। तो मेरे प्रोफेसर साहब मेरे पास आए और कहने लगे कि कर्नल साहब बहुत वेल डन वेल डन वेल डन। आरपी बंसल नाम उनका था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आई एम सॉरी मैं आपको इंटरनल असेसमेंट में मदद नहीं कर पाया। तो मैंने उनसे कहा था साहब देखिए मैं 3 कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, एक में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, एक तरफ मैं एमबीए कर रहा हूँ, अपने बेटे के लिए भी मैं जो है वो ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहा हूँ ऑनलाइन। जी तो इसलिए अगर मैं लेट हो गया हूँ 1 महीना या मेरी डिसर्टेशन में कोई कमी पेशी हो गई है तो मुझे इंटरनल में पास कर दीजिए, मैं फाइनेंस में आपको जो है पास करके दिखाऊंगा, बैलेंस शीट मेरी पूरी होगी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा नहीं कर्नल सूरी आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा क्या बात है? कहते हैं कि मैं आपको आपकी डिसर्टेशन का जो टॉपिक था यूएस 64 उस रिसर्च के लिए और उसकी जो रेमेडियल मेजर्स के लिए मैं आपको 1000% मार्क्स देना चाहता था, लेकिन आई एम हेल्पलेस, मैं आपको 100% से ज्यादा नहीं दे पाया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आई कुड नॉट हेल्प यू टू गिव यू 1000% मार्क्स। और जब मुझे कहा कि मैं आपको 100% दे रहा हूं
उस दिन से मैंने ये सोचा कि अगर मैं फाइनेंशियल, बंसल जी का रिकॉर्ड था कि 87% से ज़्यादा किसी ने भी पंजाब यूनिवर्सिटी में हासिल नहीं किया था, और मैं पहला स्टूडेंट था जो कि 100% मार्क्स उन्होंने मुझे दिए थे। और मेरा पेपर जो है वो वाइस चेयरमैन ऑफ द यूटीआई गया था दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर को गया था, और उन्होंने कहा था कि यूटीआई मस्ट बी बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि मेरी दिस थिंग, क्योंकि यूटीआई यूएस, आप लोगों को शायद पता नहीं हो, वॉज द बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। किसी ने म्यूचुअल फंड का नाम भी नहीं, कॉन्सेप्ट भी नहीं पता होगा कि हम भी जो है भागीदारी कर सकते हैं, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया डाल के अपनी देश की इंडस्ट्री जो है उसके मालिक बन के। बिल्कुल। एक बात आपसे आखिरी कर लेते हैं, कोई भी व्यक्ति आर्मी में जाना चाहे या एनडीए में जाना चाहे या सीडीएस में जाना चाहे तो क्या सरल स्ट्रेटजी अपनाए कि ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए? क्योंकि उसके लिए एनडीए में ज्वाइन करने के लिए या फौज में ज्वाइन करने के लिए एज अ रिक्रूट कोई सरल उपाय नहीं है। हर एक जगह में जो है हार्डवर्क की ज़रूरत है। हार्डवर्क जो है वो प्रेपरेटरी एग्ज़ाम्स में है। प्रेपरेटरी एग्ज़ाम्स में अगर आप पास हो जाते हैं, जो कि आपकी मेहनत से होगा, और उसके बाद जब आप सिलेक्शन सेंटर के लिए जाते हैं उस समय भी आपको जो है कोचिंग की ज़रूरत है। फिजिकल ट्रेनिंग में आपने मंकी क्रॉलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, रोप क्लाइंबिंग करनी है, पुलअप्स करने हैं, उनकी थोड़ी बहुत बेसिक जो है आपको ट्रेनिंग चाहिए। तो उसके लिए आपको जो है देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कूल्स, प्लेंटी ऑफ ट्रेनिंग क्लासेस विच आर गोइंग ऑन, ट्यूटोरियल्स गोइंग ऑन, वो आपको ज्वाइन करने चाहिए। इवन नॉर्मल जवान बनने के लिए भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जवान बनना इतना आसान नहीं हो गया। आजकल जवान बनने के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए जी। तो ये बात है, बिल्कुल आसान नहीं है कोई भी चीज़। कोई भी जिंदगी में कहीं भी जाना हो वो आसान नहीं है, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। मेहनत करने के बगैर, सिर्फ ये राहुल गांधी जैसे बंदे हैं जो समझते हैं कि भाई हम गद्दी के मालिक हैं, हम बेशक अनपढ़ हों, लेकिन हम अगर ये जानते हैं कि एक तरफ से आलू डालें दूसरी तरफ से सोना निकलेगा तो हम लोगों को उल्लू बना सकते हैं। गलत बात है ये। जी। किसने कहा था ये राहुल गांधी जी ने खुद कहा है साफ। ये नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज कहा था। ना 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज कहा था और राहुल गांधी की क्लिप उतनी निकाल कर चलाई गई थी। इस चीज चलो, का आई जानकारी बेग टू करिएगा। डिफर विद यू एनीवे, लेट अस लीव द टॉपिक देयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आपने इतना समय दिया, आपने कितना सुनते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद सर।